हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएसएस। आपको आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग दोनों के बारे में बताएंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये नहीं कि हम ऐसा करें कि पूरा बुक ही छपवा दें या कुछ ऐसा कर दें कि आप लोग को समझ में ना आए, 1 घंटा का वीडियो बना दें। जितना ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम की डिमांड होती है, उतना ही बताएंगे और उसमें से आएगा। आप कहीं से भी एमसीक्यू करेंगे तो आप उसको सॉल्व ज़रूर कर लेंगे। कोई भी प्रश्न आएगा अगर यहाँ से, तो आप उसको सॉल्व अवश्य कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये आप देखेंगे कि आपके यूजीसी नेट और सभी एग्ज़ाम में आता है। तो इसके सबसे पहले देख लेते हैं कि शुरुआत में क्या है। विजय संपाला मैंने लिखा है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के विजय संपाला जी हैं। तो ये अभी इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो करंट का था कि क्या कौन इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग, मैंने इसके पहले भी वीडियो में जो मैंने बनाया था उसमें बताया था कि संवैधानिक आयोग और संविधिक आयोग क्या होते हैं। संवैधानिक आयोग होते हैं कि जो किसी संविधान संशोधन के माध्यम से या तो किए जाएं तो संवैधानिक आयोग होंगे, या तो उनका पहले से ही संविधान में उल्लेख किया गया हो, तब वह क्या होंगे? तब वह संवैधानिक आयोग होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो इसका उल्लेख किया गया था ना, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का उल्लेख किया गया था, इसलिए यह क्या है? एक संवैधानिक आयोग। फिर आगे दिया गया है कि अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है। तो इनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान क्यों करता है? क्योंकि अगर इनको कभी सताया जाए, इनके खिलाफ कोई कार्य किया जाए, इनको परेशान किया जाए, तो उनकी जांच के लिए इनका गठन किया गया है कि अगर कोई इनके साथ ज्यादती होती है तो उनकी जांच की जाए और उनको न्याय दिलाया जाए, इसीलिए ऐसा किया गया उपबंध। आगे है, यह अनुसूचित जाति और जनजाति संवैधानिक संरक्षण प्रतिबद्ध है। मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति का जो है उनके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध आयोग है। ठीक है। उसके बाद है, अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? या राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 1978 में सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से एससी और एसटी के लिए एक गैर संविधिक बहुसदस्यीय आयोग का गठन किया था। लेकिन फिर उसके बाद क्या किया? 1987 में सरकार ने आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया तथा आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। तो इसका जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग है, तो इसका नाम कब बदल कर रखा गया? तो आप देखेंगे 1987 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग रख दिया गया। उसके बाद है आपका 65वें संविधान संशोधन। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि संविधान संशोधन इनमें से किसमें कितना संविधान संशोधन हुआ है, किस सन में? तो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा एससी और एसटी के स्थान पर विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। मतलब पहले जो एक अधिकारी रहता था, विशेष अधिकारी रहता था, अब उसके स्थान पर उसे एक अधिकारी या विशिष्ट अधिकारी को, विशेष अधिकारी को न रहकर अब उच्च स्तरीय बहुसदस्य हो गए। पहले अगर एक रहता था, तब इस समय कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है और 3 इसमें सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो अब इसे 65वां संविधान संशोधन 1990 के माध्यम से एससी एसटी आयोग को बहुसदस्यीय आयोग कर दिया गया। इतना कहने का मतलब था कि संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर आया एक संविधान संशोधन, कौन सा? 89वां संविधान संशोधन 2003। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। आयोग पहले एक था, कौन कौन? एससी और एसटी, 2 आयोग अलग अलग थे। तो पहले एससी आयोग एसटी एक में था। अब 1979 संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से क्या कर दिया गया? इसको अलग कर दिया गया और ये दोनों अलग अलग हो गए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 338 में किया गया है तथा जनजाति आयोग का उल्लेख कहाँ किया गया है? 338 का में। अगर पूछा जाए कि इसका किस भाग में, संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो संविधान के भाग 16 में इसका उल्लेख किया गया है।
फिर उसके बाद है अगला पॉइंट जो है 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया और जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि 2003 में संविधान संशोधन किया गया, दोनों अलग कर दिए गए। उसके बाद 2004 में ये अलग से अस्तित्व में आ गया और इसमें कितने अध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होंगे। तो मैंने अध्यक्ष को बता दिया कौन है इस समय, विजय संपाला जी हैं आपके। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे देख लेते हैं आयोग के कार्य क्या हैं। आयोग के कार्य, अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करना। अगर सीधा हम एक पॉइंट लें, ज़्यादा घुमाते फिराते हुए ना जाएं, तो क्या करना है इसका कार्य, अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करना। अब हित की रक्षा कर उसके साथ अनहित कहीं पर भी हो रहा है, किसी भी मामले में हो रहा है, तो सीधे सीधे कहा गया कि उसके हितों की रक्षा करेगा। इसके अगर जैसे नौकरी से संबंधित इसको नहीं दिया जा रहा है या कम किया जा रहा है, जैसे अभी ओबीसी आयोग में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती वाले मामला उठा था, तो ओबीसी आयोग ने सीधे सीधे दखलंदाजी की थी। सीधे सीधे क्या की थी, दखलंदाजी की थी। उसी तरह एसटी एससी आयोग भी अगर कोई ऐसा मामला होता है तो वो भी दखलंदाजी करेगा और उसका फिर जो निर्णय होता है वो माना जाता है। तो इसी तरह एससी एसटी आयोग है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा करते हैं। फिर आगे क्या है, अनुसूचित जाति आयोग की योजनाओं में सहभागिता। जैसे कोई योजना केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है, तो जो अनुसूचित जाति आयोग होगा वो उसमें उनके लिए और उनके कल्याण के कितना फ़ायदा उनको दे सकती है वो योजना, उसके लिए वो उसमें अपना विचार रखते हैं और उनके विचारों को माना भी जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके विचारों को पूरी तरह से नकार दिया जाए, विचार को नकारा नहीं जाता। तो जो योजनाएं लागू की जाएंगी उनकी समीक्षा भी करता है कि ये एससी एसटी के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसमें कही गई हैं। तो यही थे प्रमुख कार्य किसके, एससी आयोग के। आगे है आयोग का प्रतिवेदन। तो आयोग का प्रतिवेदन का मतलब जो आयोग प्रतिवेदन, जरूरी नहीं है कि 1 वर्ष में राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट सौंपे, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो ये राष्ट्रीय आयोग जो अनुसूचित जाति आयोग है वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ भेजेगा, अगर राज्य से संबंधित है तो राज्यपाल को भेजेगा। राज्यपाल क्या करेगा, इस रिपोर्ट को विधानमंडल के सम्मुख रखवाएगा और जो कार्यवाही वहाँ पर होगी वो उसको राज्यपाल राष्ट्रपति को अवगत कराता है। तो ये आयोग का प्रतिवेदन होता है। अगर कोई संबंधित है केंद्र का मामला है तो राष्ट्रपति उस पर संसद के सम्मुख रखवाता है रिपोर्ट को। आगे है आयोग की शक्तियाँ क्या हैं। तो आयोग की जो प्रमुख शक्तियाँ हैं कि जब किसी शिकायत की जाँच कौन करता है, एससी आयोग अनुसूचित जाति आयोग करता है, तो उसे किसका अधिकार प्राप्त होता है, दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं या सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो आपके सिविल न्यायालय को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वही आपके अनुसूचित जाति आयोग को भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे किसी को सम्मन दिया गया, किसी को अगर अपने सम्मुख बुलवाना हुआ तो क्या सम्मन भेजेगा, सम्मन भेज के उसको अपने पास बुलवाएगा। कोई दस्तावेज पेश करना है तो उसको अपने पेश करवाएगा सम्मन देके। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो इसकी शक्तियां हैं आपके अनुसूचित जाति आयोग की। फिर आगे है जो मैंने बता दिया, सम्मुख पेश करना है तो पेश करेगा। कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे, अगर कोई भी ऐसा नियम जो राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है कि आप इस कार्य को करेंगे, तो अनुसूचित जाति आयोग क्या करेगा, उस कार्य को भी करेगा। तो एक कुछ थी जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी और अनुसूचित जाति से संबंधित था, तो इसको मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में है नहीं, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए इसको इसी मैंने बताने का प्रयास किया कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और एक वीडियो में आपको मिल जाए। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो इसके इस समय जो अध्यक्ष हैं वो आपके हर्ष चौहान हैं और सारा का सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया उसी में, क्योंकि पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग एक थे तो और कोई मैटर ही नहीं उठता है। बस ये मैटर उठता है कि आयोग का कार्य क्या है, आयोग के जो प्रमुख कार्य हैं वो कौन से हैं। आयोग का जो कार्य होता है कि सबसे पहले यही कार्य होता है कि
कि वह अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का कार्य करे। तो यही सब हित हैं, उनके जितना भी हित हो सकेगा उतना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग करता है। और अपना प्रतिवेदन किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति को कब? 1 वर्ष में, चाहे जब वो सौंप सकता है, चाहे 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गई कि इतना बार प्रस्तुत ही करे या 1 बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तो राष्ट्रपति के पास जब सौंपी जाएगी रिपोर्ट तो वही करेगा। संसद या राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के माध्यम से रखवाता है, संसद में स्वयं रखवाएगा कहकर। तो यही होता है। फिर अब इसके आयोग के जो प्रमुख कार्य हैं, पेशा अधिनियम 1996। पेशा अधिनियम 1996 जो था, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के हितों की संरक्षा करता है और इसके तहत पंचायतों को काफ़ी कुछ पावर दी गई है वहाँ पे। तो यहाँ पर पेशा अधिनियम के बारे में न बताकर हम केवल आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताएंगे। पेशा अधिनियम वही है कि वहाँ के पंचायतों को ताकत करता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करता है। बहुत सारे इसमें बताए गए हैं नियम। तो उनका पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंधी उपाय, तो पेशा अधिनियम 1996 में जो भी कुछ कहा गया है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग उसको क्या करेगा? लागू करवाएगा, पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित कराएगा। कहा गया है कि उसको लागू कराएगा पेशा अधिनियम 1996। पूछा जाता है कि पेशा अधिनियम कब पारित किया, कब लागू हुआ, कब पारित किया गया? तो 1996 में। और किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि जनजातीय लोगों का भूमि से अलगाव को रोकना। जैसे जनजाति जहाँ पर रह रहे हैं, अगर उनको वहाँ से हटाया जा रहा है तो उस चीज़ को रोकना ही किसका कार्य है? आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य है। तथा जो पहले ही अलग हो गए हैं, मतलब जो पहले, जिनको पहले से ही हटा दिया गया हो, तो उनका क्या करना? उनको पुनर्वासन करना, मतलब उनको रहने योग्य आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब उनका फिर से गुजर बसर करना। यही कहा गया है कि फिर से वो रह सके, खा पी सके, जहाँ पर भी रहें सुरक्षित रहें, यही इसका कार्य है। आगे है कानून के अनुसार। कानून के अनुसार मतलब ऐसा नहीं है कि कानून के विपरीत जाके लोग करें। तो कानून के अनुसार जनजातीय समुदाय के खनिज तथा जल संसाधनों आदि पर अधिकार को सुरक्षित रखना। तो जो जनजातियों के समुदाय हैं, खनिज तथा जल संसाधनों पर, इनका भी अधिकार सुनिश्चित किया जाए कानून के अनुसार। जैसे कुछ जनजातियां कहाँ रहती हैं? जंगलों में रहती हैं, लेकिन वो क्या हैं? वो नेशनल पार्क हो गए, अन्य चीज़ें जो जैसी हो गई, जैवमंडल आरक्षण क्षेत्र हो गए, तो वहाँ पर रह रही, उसके अंदर रह रही हैं। तो उसमें जो वहाँ के होते हैं वहाँ पर यूज करने के, जैसे मधुमक्खी हो गया, फल हो गया, तो इन सब चीज़ों का वो यूज कर सकते हैं। जो मधु है, मधुमक्खी से मधु प्राप्त होता है, उसको यूज कर सकते हैं। वहाँ की सूखी लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। जंगलों को बिना क्षति पहुँचाए, मतलब क्षति ना पहुँचाया जाता, उसके उत्पाद जो होते हैं जंगलों को, उनको यूज करने का इनको अधिकार प्राप्त होता है। तो यही सब है अनुसूचित जनजाति आयोग के। और अगला जो पॉइंट है, वन क्षेत्र में रह रही अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार संबंधी उपाय। अभी जो मैंने बताया वही इसमें कहा गया। लैंग्वेज में मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया, तो वही इसमें भी कहा गया कि मतलब जो वहाँ पर उसका उत्पाद होगा उसको यूज करने का इनको अधिकार होगा। तो ये आपका था क्या? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं, और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। आप लोग इससे संबंधित मैं MCQ भी आपको करवाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।